हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHIC 133 के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप भी BHIC 133 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर नहीं है, एग्ज़ाम के लिए जितनी होनी चाहिए उतना आप तैयार नहीं हैं और कम से कम समय में आप कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। आपके इसमें लगभग 6 इकाई से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को, जो इस 6 इकाई से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उसको मात्र आधे घंटे के अंदर इस 6 इकाई से आने वाले प्रश्नों के लिए आप तैयार हो सके, उन्हें आप याद कर सकें। तो चलिए आपको मैं एक एक करके उन सभी इकाई के मेन टॉपिक पर जिससे भी प्रश्न आने की संभावना है उसे आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप एक वीडियो में जो खंड 3 है, जो अर्थव्यवस्था है आपका खंड 3, अर्थव्यवस्था और समाज जो कि खंड 3 है, इसके जो भी आपके 6-7 इकाई हैं जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेंगे और कैसे उन प्रश्नों के उत्तर मात्र आधे घंटे के अंदर आप याद कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले इकाई पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक, इन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं और कैसे इसके उत्तर वीडियो देखते ही आप याद कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ आपका इकाई 10 है जो चैप्टर है। यहाँ आपको देख सकते हैं 10.3 जो कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में बताया गया है। जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि नीति रहा हो, चाहे मोहम्मद तुगलक के समय की कृषि नीति रहा हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण हो, इन सारे टॉपिक को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो अब देखिए प्रश्न कैसे आपके सामने बन के आएंगे और उन प्रश्नों को कैसे आपको याद करना है। अगर इस 10वीं इकाई की हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपको 10.4 दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा अवश्य पढ़ लें। इसके साथ ही देखिए तो 10.5 जो कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था है। देखिए जैसे यहाँ आपको एक टॉपिक दिया हुआ है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, आपको अब इसके उत्तर याद, इस पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था की आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इस पे बन सकते हैं। तो आपको याद कैसे करना है इस प्रश्न के उत्तर, वो देख लीजिए। यहाँ आपको 10.5.1 जो आपको दे रखा है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं भू राजस्व व्यवस्था में। देखें तो भारत भू राजस्व निर्धारण प्रणाली, भू राजस्व मांग का परिणाम, भुगतान का माध्यम, भू राजस्व वसूली, ये सारी प्रक्रिया है, ये मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इन सारे टॉपिक को आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपका एग्जाम का कॉपी चेक होता है तो एग्जामिनर आपके पूरे लिखे हुए उत्तर को नहीं पढ़ता, वह आपके उत्तर में दिए गए मेन पॉइंट को पढ़ता है कि आपको उस प्रश्न के उत्तर मालूम है या नहीं, वह सिर्फ आपके मेन पॉइंट को देख के ही समझ जाता है। मान लीजिए आपने उत्तर लिखा और मेन पॉइंट नहीं दिया तो भी आपको बहुत कम नंबर मिलते हैं। इसलिए उत्तर कुछ पॉइंट बना के दे और इस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे अगर प्रश्न आता है कि मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, तो आप इस प्रकार से देंगे भू राजस्व निर्धारण प्रणाली, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। फिर दूसरा पॉइंट आप भू राजस्व मांग का परिणाम करेंगे, जिसे डार्क कलर में दिखाएंगे। इसके बाद इसकी थोड़ी सी व्याख्या अपने भाषा में कर देंगे। भुगतान का माध्यम, यह मेन हेडिंग बनाएंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे। इसके अलावा फिर भू राजस्व वसूली, ये सब हेडिंग मेन पॉइंट में देंगे और इसकी थोड़ी सी अपनी भाषा में व्याख्या कर देंगे। इस प्रकार से आप उत्तर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था के लिए आप भू राजस्व निर्धारण प्रणाली, भू राजस्व मांग का परिणाम, भुगतान का माध्यम, भू राजस्व वसूली, इस पॉइंट को हमेशा याद रख लें। इस तरह से जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें पॉइंट वाइज बताया गया है उस व्यवस्था के बारे में, तो उसे आप जरूर याद कर लें। इसके अलावा देखें तो दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली को थोड़ा सा अवश्य देख लें। मुगलों की मुद्रा व्यवस्था जैसे यहाँ पे है, अगला पॉइंट देख सकते हैं 10.9 में मुगलों की मुद्रा व्यवस्था है। यहाँ 2 पॉइंट हैं, 2 प्रणाली के बारे में बात की गई है, एक मुद्रा प्रणाली, दूसरा मुद्रा ढलाई प्रणाली। इस दोनों प्रणाली के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले ताकि मुगल की मुद्रा व्यवस्था के बारे में अगर आधारित प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार से 2 पॉइंट बना करके इसके बारे में व्याख्या करके आप उत्तर दे सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैंने लगभग 3 टॉपिक बताए हैं, मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था, दूसरा मुगलों की मुद्रा व्यवस्था, तीसरा दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली। ये सारी चीज़ें आप
याद रख लेंगे। इसके अलावा मुगलों की भू राजस्व प्रशासन को भी आप देख लेंगे। चलिए अगले इकाई में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने बन के आ सकते हैं। अगर अगली इकाई की बात करें तो यह आपका इकाई 11 है और ग्रामीण समाज इस इकाई का नाम है। तो यहाँ देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि उत्पादन, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो इस इकाई को पढ़ सकते हैं। बाकी इससे भी एक प्रश्न तो कम से कम आता ही है, इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको अगर उतना समय है आप पढ़ सकते हैं, तो इस इकाई को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और यह जो पॉइंट है और उसके इकाई जो दे रखे हैं, जैसे कृषि उत्पादन मुगल कालीन समय में कृषि उत्पादन के बारे में दे रखा है। तो कृषि का विस्तार कैसे किया गया था उस समय, कृषि और सिंचाई के साधन क्या थे, ये सारे आपको टॉपिक वाइज लिखने हैं और इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। तो अगर आपके पास समय है तो इस इकाई को अवश्य देख ले, वरना चलते हैं हम अगली इकाई पे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो पिछले 2 सेशन के जो एग्जाम हुए थे उसके 2 सेशन के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को अवश्य देख लें। अगर आप सिर्फ 2 सेशन के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, फिर आपको बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 सेशन के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो पाएंगे। क्योंकि उसी में से कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा फेर बदल करके आपको दिया जाता है, तो आसानी से उत्तर लिख पाएंगे अगर आपने 2 सेशन के भी क्वेश्चन पेपर को आपने तैयार कर लिया है। तो अगर आपने वो तैयार नहीं किया है तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए, किस प्रकार से आपको आगे पढ़ना चाहिए। जैसे हम अगले इकाई पे हैं, इकाई 12, जिसमें आंतरिक व्यापार के बारे में यह अध्याय है। यहाँ आपको प्रश्न आ सकते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य की व्याख्या कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य, इसमें आप पॉइंट दीजिए आंतरिक व्यापार, व्यापार से संबंधित वर्ग, परिवहन के साधन। इस प्रश्न के अगर उत्तर देने हैं, किसी प्रकार से इस पे प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के 3 टॉपिक लिखिए और उस टॉपिक पे अपने उत्तर में अपनी भाषा में उसकी व्याख्या कर दीजिए। तो इस प्रकार से इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य, इसको देख लीजिए। मुगलों के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य, जिसमें आप उत्तर के रूप में आंतरिक व्यापार, अंतर प्रांतीय व्यापार, निर्यात और आयात, व्यापारिक मार्ग और परिवहन के साधन, प्रशासन और व्यापार, इस तरह से पॉइंट दे करके उत्तर लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए मुगलों के अधीन व्यापार के क्रमिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ, तो व्यापारी होते थे, महाजन और सराफ होते थे, दलाल होते थे। वाणिज्यिक गतिविधियाँ जो थी उसके बारे में थोड़ा सा कर दीजिए। बैंकिंग, सूदखोरी, ब्याज की दर और भागीदारी के बारे में व्याख्या कर दीजिए। इस प्रकार से अपनी भाषा में थोड़ा सा पढ़ें और अपनी भाषा में इसकी व्याख्या कर दें, लेकिन पॉइंट बना के दें। पॉइंट जिस प्रकार से इसमें दिए हुए हैं, इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे और इस पॉइंट को लिख करके अपनी भाषा में उत्तर दे देंगे, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। इस प्रकार से ये भी आपका इकाई कंप्लीट हो गया। इसके अलावा चलिए आगे इकाई को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने। यहाँ देखिए, ये समुद्री व्यापार पर आधारित आपकी इकाई 13 है। इसमें दिल्ली सल्तनत के अधीन समुद्री व्यापार के आधार पर आधारित आपके सामने प्रश्न बन के आ सकते हैं। इसमें उत्तर के रूप में आप 3 पॉइंट देंगे, समुद्री और तटीय व्यापार, आयात और निर्यात। इस प्रकार के पॉइंट देकर के इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखें तो मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे भी आपको प्रश्न बन के आपके सामने आएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल के अधीन समुद्री व्यापार। इसके अलावा पुर्तगालियों का आगमन देख लीजिएगा, क्योंकि अभी से पिछले 2 सेशन में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन के नहीं आए थे। तो इस बार उम्मीद है पुर्तगालियों का आगमन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हो सकता है इस पर आपके सामने इस बार प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए पुर्तगालियों का आगमन एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इसके अलावा देखें तो इसके अगले इकाई को भी देख लेते हैं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तकनीकी शिल्प, उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन, यह इम्पोर्टेंट आपका इकाई है। इस पे भी आपको कृषि तकनीक से आधारित प्रश्न पिछले सेशन में जो एग्जाम गए थे उसमें पूछा गया था।
तो इसे अवश्य देख लीजिएगा। वस्त्र की तकनीकी, ये सब भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। भवन निर्माण और कागज निर्माण और जल्दसाजी, ये सब जो होती है ना, ये इसमें आपका एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय है, एग्जाम में अभी समय है, तो आप इस इकाई को देखें, नहीं तो इस इकाई को छोड़ दें। ऊपर जो मैंने आपको इकाइयाँ बताई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बताए हैं उसे देख लीजिए। इससे पहले के वीडियो में हमने जो आपको इससे पहले भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए थे, उसको अवश्य देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप टॉपिक को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं किताब से नहीं, कोई समझा के पढ़ा सके, तो इस तरह के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसी जानकारी के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे अगर महत्वपूर्ण वीडियो आता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।